हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका एक नए क्लास में। तो आज की जो क्लास होने वाली है ईपीएस चैप्टर सेट 4 की क्लास होने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने 3 सेट को बहुत ही अच्छे ढंग से देखा, जिसमें एक सेट में 20 क्वेश्चन है और 5 सेट मैंने आपको बताया था कि मैंने 5 सेट आपको बतानी है। पूरे 5 सेट की तैयारी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं देन बहुत ही अच्छा मार्क्स आप अपने एग्जाम में ले आइएगा। तो इससे पहले हम लोगों ने 3 सेट देख लिया था जिसमें 60 क्वेश्चन को कवर किया था। आज चौथा सेट है और इसमें 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। इससे ये होगा कि अगर अच्छे से हम लोग देख लेते हैं तो हमारा बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि वो भी बहुत अच्छा मार्क्स ले आए। तो अब चलिए बिना टाइम लिए हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कार्यशील पूंजी वर्गीकृत हो सकती है। वर्किंग कैपिटल में बी क्लासिफाइड इनटू कार्यशील पूंजी वर्गीकृत हो सकती है। पहला क्वेश्चन क्या है, कार्यशील पूंजी वर्गीकृत हो सकती है। वर्किंग कैपिटल है, मे बी क्लासिफाइड इनटू, किसमें। पहला ऑप्शन क्या है देखिए, पहला ऑप्शन अस्थायी कार्यशील पूंजी, दूसरा ऑप्शन परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी, तीसरा ऑप्शन नियमित एवं मौसमी कार्यशील पूंजी और चौथा उपयुक्त सभी। तो ये जो है वर्किंग कैपिटल जो है वर्गीकृत हो सकती है किसमें, अस्थायी पूंजी में वर्गीकृत हो सकती है, परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी में वर्गीकृत हो सकती है, नियमित एवं मौसमी कार्यशील पूंजी में वर्गीकृत हो सकती है और उपयुक्त सभी। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो तीनों ऑप्शन मतलब सब में वर्गीकृत हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या होगा, डी हमारा क्या होगा इसका, डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है, शुद्ध कार्यशील पूंजी नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स, नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स क्या है, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, चालू संपत्ति प्लस चालू दायित्व। तीसरा ऑप्शन क्या है, सी नंबर ऑप्शन क्या है, चालू दायित्व माइनस चालू संपत्ति, और डी नंबर ऑप्शन क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा शुद्ध वर्किंग कैपिटल जो हम लोग निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल हम लोग कैसे निकालते हैं, सी ए माइनस सी एल इसका फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट इसको बोल सकते हैं सी ए माइनस सी एल। यहाँ देखिए दिया हुआ है सी ए माइनस सी एल। तो क्या होता है कि इसका जो वर्किंग कैपिटल निकालते हैं क्या होता है, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, सी ए माइनस सी एल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हमारी राइट आंसर हो जाएगी। अब चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है नियमित कार्यशील पूंजी की अंश होती है, नियमित कार्यशील पूंजी की अंश होती है। रेगुलर वर्किंग कैपिटल इज द पार्ट ऑफ, रेगुलर वर्किंग कैपिटल इज द पार्ट ऑफ अस्थायी कार्यशील पूंजी, दूसरा परिवर्तनशील कार्य पूंजी, तीसरा शुद्ध कार्यशील पूंजी और चौथा क्या है, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नियमित जो कार्यशील पूंजी होती है वो अस्थायी पूंजी का एक पार्ट होता है। क्या होता है, अस्थायी पूंजी का एक पार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है, अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है। अस्थायी पूंजी का स्रोत कौन नहीं है, देखिए अब ऑप्शन हमारा क्या है, यहाँ है ऑप्शन ए है ऋण पत्रों का निर्गमन, दूसरा अंशों का निर्गमन, तीसरा ऋणदाता, चौथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से ऋण। जो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है। अस्थायी पूंजी का स्रोत क्या नहीं है, ऋण पत्रों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन और ऋणदाता, और उसके बाद क्या है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ऋण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी, सी ऋणदाता, सी हमारी राइट आंसर हो जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग राइट डाउन करते जाइए और इसको लिखते जाइए ताकि आपके एग्जाम में आने वाली जो भी क्वेश्चन होगी आप उसको बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, धीरे धीरे आप इसको याद करते चलिए, देखते चलिए। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन है कार्यशील पूंजी का स्रोत है, द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज। कार्यशील पूंजी की जो स्रोत है वो कहाँ से आता है, कार्यशील पूंजी जो है वो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, उसकी स्रोत क्या है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए देनदार दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, बैंक अधिविकर्ष, ऑप्शन नंबर सी क्या है, रोकड़ी विक्रय, और चौथा उपयुक्त सभी। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी। मतलब कार्यशील पूंजी हम लोग देनदार से भी ले सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट के माध्यम से भी ले सकते हैं, रोकर कैश सेल करके, या तो चौथा ऑप्शन क्या है, डी उपयुक्त सभी। ये सब करके हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल सी ये एक क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का सोर्स है।
तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है अंशदान कंट्रीब्यूशन। अंशदान क्या है? अंशदान क्या है? ए बिक्री घटाव कुल लागत, बी बिक्री घटाव परिवर्तनशील लागत, सी बिक्री घटाव स्थिर लागत और डी इनमें से कोई नहीं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो छठा का राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगी, बिक्री घटाव परिवर्तनशील लागत। अंशदान है बिक्री घटाव परिवर्तनशील लागत। आप लोग जल्दी जल्दी इसको राइट डाउन करते चलिए और थोड़ा सा भी क्वेश्चन मिस नहीं हो, इसलिए आप इसको अच्छे से लिखते चलिए। अब देखिए सीमा, सुरक्षा सीमा। सुरक्षा सीमा क्या है? सुरक्षा सीमा जो है किससे मिलता है, कैसे सुरक्षा सीमा क्या है? देखिए ए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? बिक्री घटाव अंशदान। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिक्री घटाव अंशदान। बी नंबर ऑप्शन वास्तविक बिक्री घटाव। और हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। बीईपी जानते होंगे आप लोग, ब्रेक इवन पॉइंट, वैसा पॉइंट जहाँ न लॉस हो जहाँ न प्रॉफिट हो। अगर कोई कंपनी खोलते हैं, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसको, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो बीईपी होता है ब्रेक इवन पॉइंट, इसका मतलब होता है बी फॉर ब्रेक, ई फॉर इवन, पी फॉर पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अगर कोई कंपनी है तो उसमें ना कोई लॉस हो, ना ज़्यादा ना प्रॉफिट हो, ना लॉस हो, वैसा जगह को क्या कहते हैं? वैसे टाइम को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और तो चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो होगा 7 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाभ मात्रा अनुपात। लाभ मात्रा अनुपात हम लोग कैसे निकालते हैं? लाभ मात्रा अनुपात निकालने के लिए कौन से फार्मूला का यूज़ होता है? तो आप लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका पहला देख लीजिए, पहले ऑप्शन क्या है। और पहला ऑप्शन बोल रहा है अंशदान बट्टा बिक्री इंटू 100। उसके बाद सेकेंड बोल रहा है बिक्री बाई अंशदान इंटू 100। तीसरा बोल क्या रहा है? अंशदान बट्टा बिक्री। और चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा लाभ मात्रा अनुपात निकालने के लिए, लाभ मात्रा अनुपात निकालने के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगी? ए हमारी राइट आंसर हो जाएगी अंशदान बाई बिक्री इंटू 100। ऐसे करेंगे तो क्या होगा? हमारा लाभ मात्रा अनुपात निकल जाएगा। तो इसको भी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर कहीं लाभ मात्रा अनुपात निकालना हो तो आपको फार्मूला याद कर लेना ज़रूरी होता है और एग्जाम में अक्सर बार पूछा ही जाता है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समविच्छेद विश्लेषण की उपयोगिता है? निम्न में से कौन सी समविच्छेद विश्लेषण की उपयोगिता है? अब हमारा पहला ऑप्शन है जोखिम मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन क्या है? लेखांकन आंकड़े का समझना, तीसरा ऑप्शन लाभ सुधार, चौथा ऑप्शन क्या है हमारा? उपरोक्त सभी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। 9 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? जो कि निम्नलिखित में से कौन से समविच्छेद विश्लेषण की उपयोगिता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटी ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट? क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलिटी ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट है। निम्नलिखित में से कौन सी समविच्छेद विश्लेषण की उपयोगिता है? तो समविच्छेद विश्लेषण के बारे में मैंने बताया था कि जहाँ ना प्रॉफिट हो ना जहाँ लॉस हो। तो ये देख लीजिए, आपका इसका राइट जो आंसर 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी पूरे हो जाएगा, हर एक हो जाएगा। जोखिम मूल्यांकन, लेखांकन आंकड़ों का समझना, लाभ सुधार, ये सब हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारी डी हो जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या कह रहा है? देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा समविच्छेद विश्लेषण की गणना की तरीका है? जो समविच्छेद विश्लेषण होगी उसकी गणना की तरीका कौन कौन सी हो सकती है, हमसे यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है। तो जैसे कि हम लोगों ने बुक में भी पढ़ा था, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा था कि इसकी 2 विधि हो सकती है, 2 या 2 से अधिक विधि, बट यहाँ पे 2 विधि दिया हुआ है, गतिविधि, गणितीय विधि, लेखांकन विधि। देखिए गणितीय विधि पहला ऑप्शन क्या है? गणितीय विधि। दूसरा ऑप्शन क्या है? लेख चित्रीय विधि। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? तीसरा ऑप्शन हमारे पास है उपरोक्त ए और बी दोनों। और चौथा ऑप्शन क्या है हमारे पास? उपरोक्त ए न ए न बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का जो राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। राइट, ए और बी कहने का मतलब क्या हुआ? ए और बी कहने का मतलब हुआ कि गणितीय विधि और लेखा चित्र विधि। ये सब समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए निम्न में से कौन सा समविच्छेद विश्लेषण की सीमा नहीं है? निम्न में से कौन सा समविच्छेद विश्लेषण की सीमा नहीं है? ए तकनीकी स्थिरता, बी लागत विभाजन, सी बहु उत्पाद फॉर्म की उपयोगिता, और
डी नंबर हमारा क्या है, विक्रय मूल्य में परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का जो राइट आंसर होगा, समविच्छेद विश्लेषण की सीमा कौन सी नहीं है, 11 नंबर का राइट आंसर होगा तकनीकी स्थिरता। तकनीकी स्थिरता क्या है, इसकी विश्लेषण की सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, तकनीकी स्थिरता। अब चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुआ। उद्यमी पूंजी जो विचार हुआ उत्पन्न कहाँ हुआ, सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुआ, भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में, कहाँ उत्पन्न हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा, 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगी, इंग्लैंड। क्या हो जाएगी, इंग्लैंड। समझ गए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, जोखिम पूंजी शिलाधार निम्न द्वारा स्थापित किया गया था। जोखिम पूंजी जो शिलाधार थी किसके द्वारा स्थापित किया गया था, रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय। जो जोखिम पूंजी शिलाधार है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, हमारे पास ऑप्शन है IFCI, ऑप्शन क्या है, IFCI, UTI, और तीसरा क्या है ऑप्शन हमारा IDBI, और चौथा हमारा क्या है ICICI, राइट। अब देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा, जोखिम पूंजी शिलाधार जो स्थापित किया गया था किसके द्वारा, जोखिम पूंजी शिलाधार किसके द्वारा स्थापित किया गया था। 13 नंबर का राइट आंसर जो होगा हमारा ए हो जाएगा। 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा। क्या है, IFCI के द्वारा स्थापित किया गया था ये चीज़, जोखिम पूंजी शिलाधार IFCI के द्वारा स्थापित किया गया था, इसको याद कर लीजिए। अब देखिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, उद्यमी पूंजी में रहता है। उद्यमी पूंजी में क्या रहता है, मतलब कैसा उसका जो पूंजी होता है, उसमें उद्यमी जो पूंजी लगाता है उसमें कैसा होता है, उच्च जोखिम होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी है, देखिए उच्च जोखिम, साहसिक जोखिम, कोई जोखिम नहीं, इनमें से कुछ नहीं। तो उद्यमी के द्वारा जो पूंजी लगाया जाता है उसमें क्या होता है, उच्च जोखिम होता है, हाई रिस्क होता है। रिस्क जो होता है वो हाई क्वालिटी की होती है, मतलब हाई क्वालिटी कहने का मतलब ये हुआ या हाई लेवल का रिस्क होता है उसमें। तो उद्यमी पूंजी में क्या होता है, रिस्क हाई लेवल का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है। 15 नंबर हमारा क्या कह रहा है, देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी विकास एवं आधारभूत निगम स्थापित किया गया। किस वर्ष स्थापित किया गया, भारतीय प्रौद्योगिकी विकास एवं आधारभूत निगम स्थापित किस वर्ष किया गया, किस वर्ष किया गया था। हमारे पास ऑप्शन है 1975, बी ऑप्शन है 1986, सी ऑप्शन है 1988, डी ऑप्शन है 1990। तो ये जो है कब स्थापित किया गया था, भारतीय प्रौद्योगिकी विकास एवं आधारभूत निगम कब स्थापित किया गया था। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, 15 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, 1988, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी हमारी, सी नंबर राइट हो जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से इसको लिखते चलिए, क्योंकि अगर नहीं लिखते हैं तो ये होगा कि आपके एग्जाम में आने वाली जो भी क्वेश्चन होगी में भी छूट सकती है। तो आप इसको अच्छे से देखते चलिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिए, बहुत ही अच्छे तरह से देखते चलिए। अब 4 क्वेश्चन बचा है और 4 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरह से देख लीजिए, ताकि आप अच्छे से इसको गेन कर सकें और अच्छे से इसको अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकें। अब देखिए हमारा 16 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत निवेश कोष द्वारा स्थापित किया गया। भारत निवेश कोष द्वारा स्थापित किया गया, IFCI ऑप्शन क्या है, IFCI। दूसरा क्या है, ग्रिंडले बैंक। दूसरा ऑप्शन क्या है, ग्रिंडले बैंक। तीसरा ऑप्शन स्टेट बैंक, और चौथा ऑप्शन कैन बैंक। तो चौथा ऑप्शन कैन बैंक है। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा, भारत निवेश कोष द्वारा कौन सा स्थापित किया गया था, कौन सा स्थापित किया गया था, बी नंबर हमारा राइट हो जाएगा। क्या होगा, 16 का बी नंबर हमारा राइट हो जाएगा, ग्रिंडले बैंक, राइट। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उद्यमी पूंजी उपलब्ध है। उद्यमी पूंजी उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, अत्यंत जोखिम इकाइयों हेतु। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, तकनीकी इकाई हेतु। सी क्या कह रहा है, संस्थागत इकाई हेतु। और चौथा ऑप्शन डी सभी, इनमें से सभी। तो जो हमारा क्वेश्चन है, उद्यमी पूंजी उपलब्ध है, उद्यमी पूंजी उपलब्ध है। देखिए उद्यमी पूंजी उपलब्ध है, क्या है इसका राइट आंसर जो होगा, 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, अत्यंत जोखिम इकाइयों हेतु, तकनीकी इकाई हेतु, और तकनीकी इकाई हेतु, संस्थागत इकाई हेतु, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है 18 नंबर क्वेश्चन। अब भारत सरकार द्वारा निर्गमित दिशा निर्देश के अनुसार साहसिक पूंजी क्या कह रहा है, भारत सरकार द्वारा निर्गमित दिशा
निर्देश के अनुसार साहसिक पूंजी कोष के लिए ऋण समता अनुपात निम्न है। इसके लिए भारतीय सरकार द्वारा निर्गमित जो दिशा निर्देश दिया गया है उसके लिए साहसिक पूंजी का कितना परसेंट अनुपात होता है, कितना मतलब अनुपात है, ऋण अनुपात कितना परसेंट है, ऋण समता अनुपात कितना परसेंट है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 1.5, ऑप्शन 2 मतलब 2.0 और ऑप्शन सी क्या बोल रहा है 0.5 और ऑप्शन डी क्या है 2.5। तो इसका जो 18 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 1.5, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगी हमारी, ए नंबर ऑप्शन इसकी राइट हो जाएगी। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे ब्रांड की विशेषता है। एक जो गुड ब्रांड होती है, अच्छा ब्रांड होती है, उसकी क्या विशेषता होती है। एक जो अच्छा ब्रांड है उसकी विशेषता क्या है, सूक्ष्म नाम, छोटा सा नाम, एक छोटा सा नाम रहेगा, जैसे कि मान लीजिए फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट आप सबको याद होगा, फ्लिपकार्ट एक नाम, एक ब्रांड, छोटा सा नाम है। या कोई भी नाम ले लीजिए आप, एक नाम, जैसे कि मान लीजिए कोई, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। अमेजॉन क्या है, एक छोटा सा नाम है, एक वर्ड का नाम है। तो एक सूक्ष्म नाम, स्मरणीय, याद रहा, मेमोरेबल, आकर्षक, मतलब लगे कि हाँ कुछ यूनिक नाम, ये सभी। तो अच्छे ब्रांड की विशेषता क्या है, एक सूक्ष्म नाम होना चाहिए, स्मरणीय होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। तो एक अच्छे ब्रांड की पहचान होती है ये। तो इसका राइट आंसर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इसकी राइट हो जाएगी। 19 का डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञापन का उद्देश्य है। जो विज्ञापन होता है, जो एडवर्टाइजमेंट होता है, उसका क्या ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य क्या होता है, क्या पर्पस होता है उसका। तो ऑप्शन ए है संभावित क्रेताओं को आकर्षित करना। जो क्रेता है मतलब विक्रेता है, जो मतलब लेने वाला है, परचेज करने वाला है, उसको आकर्षित, अट्रैक्ट करना खुद की ओर। ग्राहक को सूचना देना और मार्गदर्शन करना। ग्राहक को सूचना देना क्या है, विज्ञापन ग्राहक को सूचना देना या मार्गदर्शन करना, उत्पादों का प्रचार करना। और चौथा नंबर ऑप्शन हमारे पास क्या है, इनमें से सभी। तो जो एक विज्ञापन है, देखिए यहाँ पे एक विज्ञापन जो होती है, जो एक एडवर्टाइजमेंट होता है, वो क्या होता है। एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो उत्पाद का प्रचार करता है, उत्पाद का प्रचार करता है, ग्राहक को सूचना देता है और मार्गदर्शन करता है कि ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ लीजिए, आपको इसकी विशेषता ये है। मतलब हर एक चीज़ के बारे में, एक प्रोडक्ट के हर एक चीज़ के बारे में आपको दर्शाता है, बताता है। तो ये क्या हो जाता है, ग्राहक को सूचना देता है और मार्गदर्शन करता है कि आप इस चीज़ को अच्छे से लीजिए ताकि आप बहुत ही अच्छे से यूज़ कर पाएँ। या मतलब एक हर एक चीज़ के बारे में उसके डिटेल बता देना, कोई भी प्रोडक्ट है उसके डिटेल बता देना उसके बारे में। और ए नंबर क्या है, संभावित क्रेताओं को आकर्षित करना, जो क्रेता उसको आकर्षित करना अपनी ओर एडवर्टाइजमेंट करके। तो ये सब चीज़ हो जाती है। तो विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, ये सभी है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, राइट हो जाएगा। अब चलिए आप लोग, आज चौथा सेट खत्म होता है। चौथा सेट बहुत ही अच्छे तरह से आप लिख लिए होंगे, और अगर नहीं लिखे तो वीडियो को एक बार और अच्छे से बैक करके देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि वो भी बहुत अच्छे से पढ़ के अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कर ही लीजिए ताकि वो भी बहुत ही अच्छा मार्क्स लाएँ और आपका भी नाम ले। मतलब कि आपने शेयर किया तो आपका भी नाम ले कि हाँ तूने बताया भाई मैं इतना अच्छा मार्क्स ले आया। तो ये सब चीज़ हो जाती है। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अब अगले सेट में। अगला एक और सेट आने वाली है, अच्छे से पढ़िएगा और ये जो सेट मैंने आज तक बताया इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से एक बार मतलब बैक करके देख लीजिए ताकि आपको जो भी नॉलेज हो उसको आप अच्छे से गेन कर सके और जो भी क्वेश्चंस हो उसको आप अच्छे से अपने एग्जाम में आने वाली जो भी क्वेश्चंस हो उसको आप अच्छे से कवर कर सके। तो चलिए मिलते हैं अब अगले सेट में, तब तक के लिए बाय बाय।